ओपन टॉक डिबेट के तीसरे शुमारे में आपका खुशामदीद है। श्रीनगर के न्यूली रिनोवेटेड पोलो व्यू मार्केट में हम मौजूद हैं और मुसलसल हम बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले 10 साल के बाद इंतखाबात के। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंतखाबात और अवामी तवक्कात, यानी कि जो 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं, इससे अवाम की एक्सपेक्टेशंस, अवाम की तवक्कात क्या है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 1951 से इंतखाबात हुए, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग भी मरे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है वो जूं के तूं है। लेकिन अब जो इंतखाबात होंगे वो क्या मायने रखते हैं, अवाम इन पर क्या तवक्कात रखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल जो चेंजेस है वो देखने को मिली है। सबसे पहले नाज़रीन, आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे राइट साइड है पीडीपी के उम्मीदवार लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी ज़ुहैब मीर साहब, उनके साथ हमारे साथ है गुरमीत सिंह जी जो कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ है एएनसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार मुजफ्फर शाह साहब। हमारे साथ है मोहम्मद एजाज साहब जो कि JKUM के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ है चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर साहब। इसके अलावा संदीप मावा जी जो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सैयद अहमद साहब जो कि शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ हमारे साथ है इमरान नबी डार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एक और मेहमान है बिलाल साहब जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे आखिरी जो आज के गेस्ट हैं वो है अजहर हुसैन साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले इंतखाबात की, लेकिन इन इंतखाबात से अवाम की क्या तवक्कात है। सबसे पहले हम चलते हैं मुजफ्फर शाह साहब, बड़े वोकल है, आपका स्टांस बड़ा क्लियर है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। बीजेपी भी कुछ देर बाद उनके भी नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। शाह साहब, पहला रिएक्शन आपका, ये इंतखाबात अवाम के लिए क्या तवक्कात रखते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद या 1947 के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। एक ही तवक्का है कि पब्लिक की सरकार बने, 10 साल के बाद पब्लिक की सरकार बनेगी और जो इस वक्त शासन नई दिल्ली से चल रहा है उसको 6 अगस्त को यहाँ से बर्खास्त करना है। और साथ साथ में यहाँ के लोग गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड के ख्वाह हैं। और साथ ही में वो जो 8 अक्टूबर को आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम, कश्मीर के लोग जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हमारी एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A जो हुआ था वो उसको अपने वोटों के बल पे रद्द कर देंगे। वी डू नॉट एक्सेप्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। जो पब्लिक का दरबार होता है सबसे बड़ा दरबार होता है और वो फैसला देने वाला है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी विल हैव टू पैक इट्स बैग फ्रॉम लखनपुर आउट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 8 अक्टूबर को आवाम यहाँ पे 2019 के 5 अगस्त के फैसले को रद्द करेगी। मुजफ्फर शाह साहब का बयान। इमरान नबी डार के पास चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। इमरान साहब, इल्ज़ाम है आपके ऊपर के 1951 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद आर्टिकल 370 को इरोड किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा हुकूमत की, आप इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बहुत सारे फेक नैरेटिव चलाए गए पिछले 30 सालों में। ये भी एक नैरेटिव है जो फैक्ट्स पे मुबनी नहीं है। अगर आप जो आप बोल रहे हैं 370 के इंट्रूजन की बात कर रहे हैं, इरोजन की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कौन सी सरकार में 370 के किसी भी आर्टिकल के खिलाफ इरोजन का कोई कानून निकला। जो भी निकला ये नॉन NC सरकारों ने निकाला। और बिलखसूस ये बार बार बोला जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हुकूमत की है टोटल कुछ 25 साल की हुकूमत की है, उसमें आधे से ज़्यादा कोalition हुकूमत हुई है। और जो इरोजन की आप बात कर रहे हैं वो तब हुई जब शेर कश्मीर जेलों में बंद थे। मैक्सिमम इरोजन जो हुआ है वो शेर कश्मीर व्हेन ही वाज इनकार्सरेटेड। देखिए, अब ये सब चीज़ें, और अभी आपको मालूम है ये मिशन जो है, ये RSS और जनसंघ का जो मिशन है मुसलमानों को दबाने का, एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जो ये हिंदुस्तान का क्राउन थी। और ये भाजपा और RSS के जितने भी लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं था कि
एक वाहिद स्टेट की मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त साजिश, और वो साजिश आज भी चल रही है। और इसी वजह से आज के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को बोल रहे हैं कि इस बार आपको कैटेगोरिकली एक आवाज़ में जवाब देना है, और वो जवाब होना चाहिए कि हम आरएसएस और बीजेपी और जो उनके क्रोनीज है, उनके जितने भी मंसूबे हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर करेंगे। और आरएसएस और बीजेपी के मंसूबों को नाकाम बनाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। ज़ोहैब मीर, पीडीपी के उम्मीदवार, ज़ोहैब आप बताएं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और उनको एंट्री मिली जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो हुआ, आपका रिएक्शन? ये तो बड़ी ही सियासी एक हिसाब से इमेच्योर बात है कि हमने हाथ मिलाया तो उसके बाद उनको एंट्री मिली। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मोदी को कश्मीर ने, पीडीपी ने हिंदुस्तान में लेके आए? मोदी को तो हिंदुस्तान के लोगों ने इलेक्ट किया था, तो उनके साथ जो हमने उस टाइम सरकार बनाई थी, किसी शर्त के बुनियाद पे बनाई थी, एजेंडा ऑफ अलायंस के बुनियाद पे बनाई थी। उस एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था कि आप आर्टिकल 370 पे नहीं हवार करेंगे, आप हुर्रियत से बात करेंगे, आप अमन अमान की बात करेंगे, आप एलओसी ट्रेड खोलेंगे, यहाँ के स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे। लेकिन हाउएवर उन लोगों ने वो हमारे साथ जो एजेंडा ऑफ अलायंस था तोड़ दिया। इससे पहले भी सरकारें बनी हैं बीजेपी के साथ, और वो जो सरकारें बनी है वो किसी एजेंडा के साथ उन लोगों ने सरकार नहीं बनाई। कोई भी उनके पास कोई एक रोड मैप नहीं था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे। आवर अलायंस विद द बीजेपी वाज कंडीशनल। हाउएवर जो पीछे सरकारों ने बनाया है बीजेपी के साथ अलायंस, जब मिनिस्टर्स बने यूनियन में, वो किसी भी कंडीशन के पर नहीं बनी थे। आपका कहना है कि जो बीजेपी के साथ अलायंस बना था पीडीपी का, वो कंडीशनल था और एजेंडा ऑफ अलायंस था। संदीप मावा, आप जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और एएनसी का कहना है कि यहाँ पे 2019 का जो सूरत हाल बनी, आरएसएस बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, इकदामात है, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि आप 2019 के बाद के डिसीजन को वेलकम हमेशा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अभी कहा इन लोगों ने, जो एनसी के स्पोक्सपर्सन है, इन्होंने कहा 370 में हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाई। ऑन रिकॉर्ड असेंबली में 1982 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो इनके वेटरन हैं, जिनको ये मानते हैं शेर कश्मीर, उन्होंने कहा कि 370 को हटाने में कोई एक कुरान पाक की आयतें नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। दे आर रॉन्ग, ये सिर्फ झूठ करते हैं। अब जो मैं अपने कश्मीरी भाइयों को, देखिए, ये बोलने भी नहीं देंगे। ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फेक नैरेटिव जो है ना, इन्होंने पिछले 5 सालों से एक फेक नैरेटिव की दुकान खोली है, फैक्ट्री खोली है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप फेक नैरेटिव की दुकान, आप चलिए, ये फेक नैरेटिव इनके हिसाब से। मैं एक और नई बात बताता हूं, ये मुजफ्फर शाह साहब, ये पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर एब्रोगेशन हुई थी, चलिए वेट करते कि मोदी साहब यहां से जाते और कोई और सरकार आती, इनकी सरकार आती, उसको वापस लाते। लेकिन साजिश के तहत ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट लिया कि इट वाज राइट। उसके बाद सिर्फ वर्डिक्ट नहीं, शाह साहब को जवाब देना, शाह साहब को जवाब देना पड़ेगा। शाह साहब उसके बाद रिव्यू करवाया, शाह साहब को जवाब, कोई गुंजाइश, शाह साहब को जवाब देना पड़ेगा। शाह साहब जवाब दीजिए। एक कल के बच्चे हैं, इनको हिस्ट्री का क्या मालूम है? और शेरी कश्मीर का नाम, आपके पास जरूर आएंगे, आपके पास आएंगे। शाह साहब, आप ऑन कैमरा, शाह साहब आपके पास जरूर आएंगे, आपके पास, प्लीज लेट शाह साहब स्पीक, लेट शाह साहब स्पीक, लेट शाह साहब, लेट शाह साहब स्पीक, लेट शाह साहब स्पीक। शाह साहब आप बोलिए, शाह साहब को जवाब देने दो, वेट कीजिए, शाह साहब जवाब देंगे। प्लीज आप सबसे गुजारिश है, शाह साहब को जवाब देने दो। ये पॉलिटिकल डिबेट है, ये कोई सियासी, ये जी शाह साहब जवाब देंगे, शाह साहब जवाब देंगे। ये जो बात करते हैं ना कि शेरी कश्मीर ने असेंबली में कहा कि 370 कोई कुरान पाक की आयत नहीं है, दैट्स ऑल रबिश। हम लोग वहां थे, ये शायद पैदा भी नहीं हुए थे। दैट इज ऑल फेक, गलत है। शेरी कश्मीर का मानना था भाई 370 का जो आर्टिकल है, यहां के लोगों के बगैर कोई उसको नहीं छीन सकता है।
That is what Sher-e-Kashmir Sheikh Mohammed Abdullah said in the assembly. What our friend is talking here is talking nonsense. Absolute nonsense. That's all. आपके पास जरूर आएंगे हम। बिलाल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपसे भी जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 पे बात हो रही है, हम उस पे नहीं जाएंगे। आपसे भी जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 पे बात हो रही है, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम 10 साल के बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद पर बात करेंगे। क्या लगता है? मैं पहले एक बात बता देता हूं, जैसे ही इलेक्शन शुरू हो गया लोगों के दुगलेपन शुरू हो गए। मैं संदीप मावा की तरफ पहले जाता हूं, सारे सुन लो। संदीप मावा जी ने बोला कि इंजीनियर रशीद साहब आर्मी एजेंट है। कल यही संदीप मावा उसको माला न पहनाने का, आप क्यों दोगलापन करते हो कश्मीरियों के साथ? दूसरी बात, जवाब देंगे, आपके पास आएंगे। दूसरी बात, 35 साल से हमारे पंडित बरादरी लोग सफर कर रहे हैं। ये कहा था 35 सालों से, ये अपना खाली वो ना दुकान चलाने आए हैं यहाँ पे। यहाँ कोई किसी, यहाँ कश्मीरी लोगों को पता है यहाँ किसके सर पे किसका हाथ है। जम्मू कश्मीर की आवाम खाली अमन चाहती है, तरक्की चाहती है। जम्मू कश्मीर के आवाम अमन चाहती है। अजहर एक सीनियर जर्नलिस्ट है। अजहर साहब, हाउ डू यू सी द लेटेस्ट डेवलपमेंट? 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आवाम की तवक्कात 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात, हजारों लोग मारे गए, बेगुनाह लोग कब्रों में है, कब्रिस्तान भरे हुए। इस डेवलपमेंट पर जवाब दीजिए। देखिए, इस डेवलपमेंट पे आपको फिर से यहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि जो वाटरशेड मूवमेंट है कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर, वो 2019 से स्टार्ट होता है। फिर से 2019 के अंदर जहाँ पे संदीप मावा जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि अमेंडमेंट्स हुए। आई रेस्पेक्ट दैट अमेंडमेंट्स हुए, अगर अमेंडमेंट्स हुए भी, लेकिन दे वेर डन विद द कंसेंट। द अमेंडमेंट्स इफ देर आर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुए हैं या नहीं हुए, अमेंडमेंट्स करने वाले उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कश्मीर एंड जम्मू थे। अगर 2019 को यहाँ से कुछ छीना गया, इट वॉज ओवरनाइट, आप सोए, सुबह आपके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े थे, देयर वॉज ए कर्फ्यू इनैक्टेड ऑन। So what has been taken from you? It is not with the consent of the people of Jammu and Kashmir. So there is a difference. If there are amendments into the 370, that is done by the representatives of the Jammu and Kashmir who have gone to the assembly. While as this thing which happened on 2019, स्कार है लोगों के जज्बात के ऊपर। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, एनसी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के हैं, आई एश्योर यू, इवन इंजीनियर रशीद साहब, कोई मुहाल उनको नहीं है कि आज जब लोगों में वो जाते हैं पहले दफ़ा 370 का नाम लेते हैं। सजाद लोन साहब ने परसों मैनिफेस्टो लॉन्च किया, दफ़ा 370 के बारे में कहा। अल्ताफ़ बुखारी साहब जाते हैं तो दफ़ा 370 के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपको एक ऐसा भी वाहिद शख्स नहीं मिलेगा कि जो कहेगा दफ़ा। तो दफ़ा 370 इज़ द बेस ऑफ एवरी इलेक्शन, वेदर इट इज़ पार्लियामेंट, वेदर इट इज़ असेंबली। ये एक वोट बैंक है। आगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगा साहब, आप बताएं, ये इंतखाबात शिया कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? मैनिफेस्टो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, क्या आप मैनिफेस्टो को शिया कम्युनिटी को कहीं पे देख रहे हैं? आपके जो मसाइल है वो वाकई तौर पर लग रहा है आपको कि एड्रेस होंगे? जो सुन्नी मुसलमानों के हैं वही शियों के हैं। मेहरबानी करके हमें तकसीम ना करे और इसकी बोली ना बोले, कश्मीर की बोली बोले। हम कल भी मुत्हिद थे, आज भी मुत्हिद है। जो मुसलमान को ज़रूरत है, सुन्नी को ज़रूरत है, जो सिख को ज़रूरत है, जो हिंदू को ज़रूरत है, वो शिया मुस्लिम को भी ज़रूरत है। तो उमर साहब हमारे साथ है। उमर साहब, आप एक स्टेक होल्डर है, कश्मीर चैम्बर और कॉमर्स से आप वाबस्ता हैं। आप इस इलेक्शन को 10 साल के बाद देख रहे हैं, अवामी तवक्कात, आपकी तवक्कात चैम्बर की? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, जो यहाँ का ट्रेड है पिछले 35 साल से सफ़र हो रहा है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए आप, बंद पड़ी हुई है। नई हमारी तवक्कात है रिवाइवल ऑफ सिख यूनिट्स, हमारी तवक्कात है टूरिज़्म पिछले 1-8 साल से 1.5 साल से कोविड के बाद ठीक ठाक हो रहा है। बट वी वांट सस्टेनेबल टूरिज़्म जो कि चले, जो कि देर आए चले। हमारा हॉर्टिकल्चर है, जो एंटी डंपिंग पॉलिसी, जो 20% ड्यूटी रिड्यूस की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उससे हमारे सेब नेशनल मार्केट में वायबिलिटी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि उन पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाए। जो भी गवर्नमेंट इधर इक़्तिदार में आती है वो हॉर्टिकल्चर के मसाइल को यूनियन गवर्नमेंट के साथ उठाए, वो हमारी इंडस्ट्री के मसाइल यूनियन गवर्नमेंट के साथ उठाए, और हमारा जो टूरिज़्म है
उसके लिए यानी कि आपका मतलब है जो हमारी इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा जनरेशन मिलनी चाहिए और ज़्यादा बढ़ावा मिले, ये आपके पास आएंगे जी। कंप्लीट नहीं हुआ। इनमें से सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट है अभी हमारा जनरल ट्रेड है। जनरल ट्रेड आप देख रहे हैं, दुकानदार बैठे हैं इधर, ये स्ट्रीट कोई काम नहीं हो रहा है, दुकानदार बैठे। जनरल ट्रेड के लिए पॉलिसी चाहिए, रिवाइवल ऑफ जनरल ट्रेड चाहिए, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर जनरल ट्रेड में लोकल स्टेक होल्डर्स है। उसके लिए हमको रिवाइवल चाहिए, पार्किंग स्लॉट्स, बाकी फैसिलिटी। रिवाइवल ट्रेड की आप बात करें, गुरमीत जी आप सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, अवामी तवक्कात पर बात हो रही है, एक्सपेक्टेशंस पे बात हो रही है, अपनी कम्युनिटी को आप कहाँ देख रहे हैं? सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुझे लगता है आपने मैनिफेस्टो भी देखा होगा। देखिए जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे इन सब से नाराज़गी है क्योंकि हम खासकर ये सब की बात करते हैं, लेकिन जब सिख कम्युनिटी की बात आती है मुझे नहीं समझ आता है इनका सांप क्यों मुंह में सांप सूंघ जाता है। आप देख लीजिए, मैनिफेस्टो की बात है, एनसी ने मैनिफेस्टो में नाम रखा, कांग्रेस में रखा, मगर जो यहाँ से 10 साल से हुकूमत करी है बीजेपी, संकल्प पत्र में उन्होंने सिखों का एक भी नाम नहीं रखा। आप देख लीजिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। हम SRO 425 के तहत जो जॉब रिजर्वेशन की बात है उसमें सिख को नज़रअंदाज किया जाता है। आज हालत ये पहुंच गई है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, एज ए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बार बार हमारे पास हम प्रधानमंत्री जी से भी मिले, अमित शाह जी से मिले, बार बार मिल रहे हैं और फिर बार बार हमें पूछते हैं आपके डिमांड्स क्या हैं। इतने मेमोरेंडम्स दे दे के हम थक गए हैं कि, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, खाली मैं सिख की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ की मुस्लिम की बात करूँगा, हिंदू की, पंडित की, सबकी बात करूँगा। यहाँ से हमारी स्लोली माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है। आप तो पंडित्स को वापस लाने की बात कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं पहले उनको तो बसाओ, उनको तो मजबूत किया जाए। जैसे मेरे भाई साहब ने ट्रेड्स की बात की, हमारा नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनको संभालना है, अपनी पीढ़ी को संभालना है, एजुकेशन आपका कहना है कि जो यहाँ के नेटिव है उनको एम्पावर करने की जरूरत है। मुजफ्फर शाह साहब से पहले मैं एजाज साहब आपसे रिएक्शन लूंगा। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको भी देख रहे हैं, लोग आपको वोट क्यों करें? हज़ारों लोग पहले ही मरे हैं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हमने 10 साल में 2019 के बाद किसी को मारा नहीं है। आप बताएं। 2024 में हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि एक इकबाल का शेर है, एक ही सफ़े पे खड़े हैं महमूद और अयाज। तो आज आपने कातिलों को और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल को एक ही सफ़ों में खड़ा कर दिया है। ये उन रिप्रेजेंटेटिव है उन पार्टियों के जिन्होंने हमारे 2 लाख नौजवानों को कब्रों में सुलाया। ये उन पार्टियों के ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टी का नाम बताएं। ये उन पार्टीज के नाम बताएं जिन्होंने पार्टी का नाम बताएं। हमारे 300 कह रहा हूं कि आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे, नाम बताएं। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी जो कि रिवायती पार्टी रही है, यहाँ की रिप्रेजेंटेशन की है लोगों की, 29 साल हुकूमत की है। मुझे लगता है उनके स्पोक्स पर्सन को, यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बदौलत मैं ऑफ शूट ऑफ कांग्रेस जो PDP अभी बन रही है, जो कि ये लेके हुकूमत में आई थी कि हम भाजपा, RSS और बजरंग दल को जम्मू कश्मीर से खदेड़ेंगे। अगर आपने हमें यहाँ वोट नहीं दिया, वो हमें सर चढ़ के बोलेंगे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, हमसे ज्यादा आप एज ए जर्नलिस्ट जानते हैं। यहाँ अभी 2024 में ऑन ग्राउंड जीरो मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, यहाँ की इकोनॉमी क्रम्बलिंग है। यहाँ चैम्बर के बंदे बैठे हुए, इन्होंने इससे पहले इसका जिम्मेदार नेशनल है, PDP है, कांग्रेस है या बीजेपी है? जनाब, जो भी पावर कॉरिडोर्स में जिन्होंने यहाँ के नाम जवाब लेंगे। इमरान नबी डार आपकी बात का जवाब। मैं वही सुनना चाहता था, इनने बीजेपी का नाम नहीं लिया। पिछले 10 सालों से बीजेपी हुकूमत में है और ये बीजेपी, ये एक सेकंड, मैं आपके पास मैं ये आपको खुद पता चलेगा। ये कल भी 2010 आप भूल गए, आप 2016 भूल गए, 2010, 2016, 2010। इन्होंने फिर से मैं उसी बात पर करूंगा कि बीजेपी पिछले 10 सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रही है एंड ही हैज नथिंग टू से अबाउट बीजेपी। ये क्लियरली बताता है कि इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ की तरफ अलाइन है। ये आप आराम से, अगर आप मुझे आप एजाज साहब बात करने दें, आप ये आपके पास आएंगे, यहाँ पे कोई ठेकेदारी करनी नहीं है। और आप तो पॉलिटिकल नॉविस है, अभी आप दूध पीते हुए बच्चे हैं, तो उसी लिहाज में बात करिए ना। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं गिनूंगा ना कितनी कुर्बानियां हैं, तो पूरा जो है लाल चौक भर के आएगा। तो मुझे आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हम कश्मीर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मेरे
यहाँ सरदार जी जो आए हैं, बिल्कुल आप मुझे बताइए कि बीजेपी के मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे इनको कोई जवाब नहीं देना बिकॉज ही इज बर्थलेस, ही हैज नो। मैं उनको बोलूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने पॉलिटिकल मंशूर में वो जो बात की है, जो पॉलिटिकल मंशूर की जो बात की है, ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिख कम्युनिटी के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी हैं। 2, अगर लोग हमको वोट करेंगे, वी विल एंश्योर अरे व्हाई आर यू इंटरफियरिंग? आप इनको स्पीक, आपको डिबेट अगर कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर किसी तबके को नजर में रखते हुए अपना एक मंशूर बनाया है और हमने देखिए, बॉल इज इन द पीपल्स कोर्ट। अगर हम एक के ऊपर नॉनसेंस बातें करेंगे, बट हमारी जो बात है हमने लोगों के सामने रखी है, अब लोगों को डिसाइड करने दीजिए। परसों फेज है 18 सितंबर को पहला फेज है इलेक्शन का, तो हमने अपनी बात लोगों के सामने रखी है। और दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखा दिया है, आपका जो ये खासकर आपका और आपको मैं जवाब देना चाहता हूँ, 11.5 लाख सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले हैं। ये आप बताइए JKUM ने कितनी वोट लिए? मुझे लगता है 1500 वोट लिए ना, उसी बलबूते। मेरी पार्टी ने 11.5 लाख वोट लिए हैं अभी। इमरान नबी डार कह रहे हैं कि लेट पीपल डिसाइड। मुजफ्फर शाह साहब से एक सवाल मैं पूछूंगा। शाह साहब, पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, असेंबली इलेक्शंस हो रहे, इसमें भी कैंपेनिंग में हम लोगों की बड़ी तादाद देख रहे हैं। क्या ये 2019 के बाद का असर है जिसको बीजेपी यहाँ पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कहती है, या आप ये समझते हैं कि बीजेपी या पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मसला हल करने में कामयाब हुई कि यहाँ जब बाइकआउट हुआ करता था लोग माइल हुए? मैं बताऊँ, पहले तो बहुत ही अफसोस है कि हम आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं, और चूंकि हम सब कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमें अपनी ज़बान पे लगाम करना चाहिए और बड़े प्यार और तरीके से बात करनी चाहिए। इसीलिए हम सब बटे हुए हैं डिफरेंट खानों में, और वो हमारी पीपल्स के लिए, हमारी कौम के लिए ठीक नहीं है। मैं एक ही बात कहूँ आपकी चैनल के माध्यम से आज, कि जब अगर यहाँ पे नॉर्मलसी है, आज हमको ईद मिलाद है, तो मेरे जो रिलीजियस लीडर यहाँ के हैं, जो ये कार्रवाई हमारी यहाँ करवाते हैं, मीरवाइज साहब, वो बंद क्यों है? मैं गुजारिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से, काइंडली रिलीज द मीरवाइज and let him do his religious duties, number 1. Number 2, जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे जी पत्थरबाजी है, ये है, वो है, भाई पत्थरबाजी रिप्लेस हुई है विद ड्रग्स। 24 लाख हमारे बच्चे ड्रग्स के शिकार हैं इस वक्त, और यहां पर अगर हमारी पुलिस का शासन सुन रही है, अगर डायरेक्टर जनरल पुलिस और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे 30 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में ड्रग नहीं हो सकता। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं, श्रीनगर सिटी का हाल अबतर है। यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर जहां आपने स्मार्ट सिटी बनाई है, मगर श्रीनगर सिटी के लोग वो स्मार्ट सिटी में नहीं रह रहे हैं, वो गंदगी और गलाजत में रह रहे हैं। हजारों की तादाद में कुत्ते घूम रहे हैं पूरी श्रीनगर सिटी में, और वहां पर उन्होंने नजासत हर तरफ से डाली हुई है, कोई सांस नहीं ले सकता है। मैं गुजारिश करूंगा, आप हिलिए मत, मैं गुजारिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जनाब आप ये सारे जितने भी जो जानवर यहां पर हैं, उनको मेहरबानी करके श्रीनगर सिटी से खाली करके उनको राजभवन के जंगलों में ले जाइए। जरूर शाह साहब आपके पास आएंगे। आपने ड्रग्स के कंसर्न इशू पे बात की। ज़ुहैब मीर, आप बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी और शाह साहब की कहीं ना कहीं बात आपस में मिलती है, और आप समझते हैं कि 2019 के बाद जो हुआ उसके जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी का एक ये प्रोपेगेंडा था, एक साजिश थी, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हुआ? पीएजीडी या एक यूनाइटेड फॉर्म नहीं बन सका, और आज इलेक्शन रैलीज में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। देखिए वो दूसरी बात है, मैं अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे जब ये पोलो व्यू में टाइलें बिछ रही थी, फिर इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, और जब यहाँ पे G20 का यूनिट आया था, मैं अपने घर में हाउस अरेस्ट था। पीडीपी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो हाउस अरेस्ट थे। तो आप किस पीस की बात करते हैं?
यहाँ पे शराब 2019 में शराब से 400 करोड़ रेवेन्यू आता था, आज की डेट में 2600 करोड़ रेवेन्यू आता है। सो वी हैव पुट इट इन आवर मैनिफेस्टो दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू द लिकर पॉलिसी ऑफ कश्मीर। इसके अलावा आप किस पीस की बात करते हैं? अभी किसी थाने में अभी कोई छोटा मोटा भी वीआईपी अगर आ जाता है दिल्ली से, तो थाने से सारे लोगों को बुला लेते हैं। किसी ने अगर 16 में पथराव किया है, 15 में पथराव किया है, 17 में पथराव किया है, वो छोटा बच्चा अब वो अपना काम कर रहा है, शादी हो चुकी है, अपना ढेड़ा चलाता है, वट एवर ही इज डूइंग, उसको बुलाया जाता है, 3-3 दिन बंद रखा जाता है। हमारे कितने सारे नौजवान पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बिना किसी रीज़न वाराणसी जेल, कोट बलवाल जेल और देश की अलग अलग मुख्तलिफ जेलों में बंद है। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनको आपने क्यों बंद करके रखा हुआ है? और हमने ऐसा देखा है आज तक कहीं पे कि अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है केरला के बंदे को, तो फिर उसको वेस्ट बंगाल में बंद रखा जाता है। ये कश्मीरी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सबको मौका दिया बात करने का, मुझे भी तो दीजिए। तो उसके बाद और इन सब चीज़ों के खिलाफ 2019 के बाद मुसलसल सबसे ज़्यादा द लोन वॉइस दैट वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ द बीजेपी वाज महबूबा मुफ्ती साहिबा, वाज पीडीपी। मैंने इस पूरे पोलो व्यू में यहाँ से मैंने 10 बार डंडे खाए हैं। पुलिस वाले भी आजकल अभी यहाँ पे ही है, डंडे खाए हैं मैंने, चाहे 370 के खिलाफ, इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ, घास चराई मकान पे 40-40 साल से कोई रह रहा है, घास चराई के लैंड पे, उसकी वो बेचारा गरीब है, उसके घर पे बुलडोजर लेके आ जाते हैं और बोलते हैं आपके बुलडोजर लगाएंगे। उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, हमने जेलों में आप कह रहे कि 2019 के बाद जो हुआ पीडीपी ने आवाज उठाई। उमर साहब, एजाज कुछ कह रहे हैं। उमर साहब पहले जी, मैं ये बात आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी सियासत का मौसम गर्म है, सब पार्टियां सामने आ रही हैं, मगर लोगों के लिए, ताजर कम्युनिटी के लिए इन्होंने काफ़ी काम करना है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और जो पॉलिसीज़ रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, उन पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी शहर की तरक्की में सनत, तिजारत और सनत का अहम रोल रहता है। It's the backbone of economy. Anybody whosoever comes in power, we will request them to work for the traders community, for the industries, for the tourism. देयर इज एक चीज है, ट्रेड एंड कॉमर्स, यस, उसके बगैर हम चल नहीं पाएंगे। सबसे पहले नॉर्मलसी लाने के लिए मैं एक आंकड़ा देता हूं आप सबको। हमारे पास करीब 42,000 लोग हैं जो इस वक्त मुल्क की डिफरेंट जेल्स में हैं। उन 42,000 लोगों में से 24,000 ऐसे हैं, यंगस्टर्स, बड़े बुजुर्ग, अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर कोई केस नहीं लगा है। मैं गुजारिश करूंगा अपने होम मिनिस्टर से, आपकी चैनल के माध्यम से यहां से मैं बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर से, कि सर काइंडली रिलीज दीज 24,000 यंगस्टर्स जिनके ऊपर कोई केस ना लगा हो। दैट विल बी अ वेरी बिग जेस्चर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी, हमारे साथ जी, आप सुनिए मेरी बात, हमारी ये पॉलिटिकल डिमांड है। अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला, दैट इज सब्जेक्टिव। हमारी ये पॉलिटिकल डिमांड है और ये हमारे सीनों में आग जलती रहेगी जब तक हम जिंदा है। हमारी 370 की बहाली होनी चाहिए, दैट्स अ पॉलिटिकल डिमांड। 35 से बहाल होना चाहिए, स्टेटहुड वापस आना चाहिए। हम लोग डिप्लोमेसी या इस करो अहराई के हैं, हम लोग मुसलसल इस बारे में बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। 12,000 FIR हम लोगों ने वापस लिए, पोटा खत्म किया, यहाँ इखवान राज खत्म किया। बट अगर बीजेपी ने दयानतदारी नहीं दिखाई उस एजेंडा ऑफ अलायंस में, तो हम क्या करें? हमारी ऐसी गलती अब कई सारे सवाल आते हैं, चूंकि हम आवाम के बीच में हैं। सवाल यही है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं और हम ये भी जानते हैं कि 2019 के बाद बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट की गई और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर्स होंगे और चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होंगे। एनसी के स्पोक्सपर्सन साहब जवाब देंगे। आप 1953 के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रेस्टोर की बात कर रहे हैं, 2000 में जो रेजोल्यूशन, जब असेंबली के पास पावर्स नहीं है, क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं या पॉसिबिलिटी या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि जब बीजेपी ने अपना एक पॉलिटिकल प्लान रखा था, जब उनके पास सिर्फ 2 MPs हुआ करते थे, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमको 370 यहाँ पे हटाना है। सो तकरीबन बीजेपी टुक ऑलमोस्ट 60 years
to reach to the stage where they could abrogate Article 370. तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमिटमेंट दिखाई है कि वी विल परस्यू दिस, जैसा मेरी लीडरशिप भी बोलती है, और हम कंटिन्यू इसको परस्यू करेंगे जब तक हम कंट्री में पूरा ऐसा माहौल ना बनाए, ऐसी हुकूमत ना आए, और जो मुझे लगता है कि पूरी कंट्री में एक माहौल बन रहा है। देखिए, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो एंटी नेशनल है, हम बोल रहे हैं कि 370 में कुछ गारंटीज थी यहाँ के लोगों के लिए, राइट्स थे यहाँ के, हम चाहते हैं उन राइट्स को हमको वापस दिया जाए। हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देती है। हम बोल रहे हैं कि हमको अपने जॉब्स हमको मिले चाहिए। अब अच्छा, मुझे आप बात बताइए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में आ जाइए, आपको दिखते हैं वहाँ पर ईमानन आप बोलिए, सबसे ज़्यादा आज इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं कश्मीरी बहुत कम दिखते हैं आपको। हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर बाहर के डॉक्टर्स ही ज़्यादा होते हैं। अभी रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखिए, पिछले 5 सालों में ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। जितनी करप्शन पिछले 5 सालों में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी करप्शन अभी तक जम्मू कश्मीर ने देखी है। 5 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट ने खुद ही कराए और खुद ही जो है उसको स्क्रैप किया, और उन नौजवानों से क्या जवाब लेंगे? आपने उन नौजवानों से 800 रुपये लिए हैं पर फॉर्म के लिए, करोड़ों के रुपए आपने उसमें से निकाले, और एंड पे क्या हुआ? जिन नौजवानों ने पिछले 5 सालों से मेहनत की थी, हमारी बहनें, हमारे भाई, आज वो बेकार बैठे हैं, वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, और अभी तक कोई स्कीम आया नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में क्लियरली लिखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत लाएंगे, पहले 3 महीनों में इंशाल्लाह 1 लाख नौजवान जो है उनको नौकरी। जी जर्नलिस्ट साहब कह रहे हैं कुछ। हुसैन साहब, आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि जो ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो असेंबली है उसके पावर्स नहीं है, तो फिर भाई साहब इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? That is the point, that is the question. दिस इज अ रिडिकुलस क्वेश्चन। तो मैं क्या नौकरी छोड़ दूँ? जिस तरीके से मीम में है कि अगर उसमें पावर्स नहीं है, तो 2019 को जो हुआ था उसके बाद अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी किसी भी शक्ल में आ रही है, यू शुड अप्रिशिएट इट। फर्स्ट, अगर यूटी के अंदर ही इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि आपको स्टेटहुड भी दिया जाएगा, सो दिस इज़ ए फर्स्ट स्टेप इन दैट। और उसके बाद जो यहाँ के नुमाइंदे होंगे वो किस तरीके से आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे, सो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड वी शुड अप्रिशिएट वट एवर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड वी शुड नेगेट दैट। संदीप मावा जी, आप बताएं, चूँकि ये कह रहे हैं कि एनसी का भी यही कहना है, पीडीपी का भी यही कहना है, एएनसी का भी यही कहना है, मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं कि फेल हुई है बीजेपी, आरएसएस का और बीजेपी का ये एक बनाया हुआ प्लान था जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने का। देखिए, आज आप लगभग 7:30 बजे करीब यहाँ लाइव शो कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। और नाइट लाइव देखिए यहाँ की। एक दूसरा, 2019 के बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट दिल्ली की, मैं यहाँ आरएसएस या बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं आम कश्मीरी हूँ और कश्मीरी पंडित बात कर रहे हैं। एज कश्मीरी पंडित नहीं, एज कश्मीरी बात कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ रोज़ कत्लो गारत होती थी। 2019 के बाद एक कत्लो गारत बताइए। यहाँ रोज़ पत्थरबाजी होती थी। एक, इन्होंने कहा पावर नहीं है असेंबली में। पहले इनकी मैं छोटी बात का थोड़ा क्रिटिसाइज करूं। उमर साहब ने कहा जब तक मैं 370 और स्टेटहुड वापस नहीं लाऊंगा, न मैं बाल कटवाऊंगा, न मैं दाढ़ी कटवाऊंगा, मैं मुंडवाऊंगा नहीं। एक, परसों उन्होंने कहा आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिकॉज, देखो ये अभी जब बोल रहे हैं इंटरप्ट मत। इमरान जवाब देंगे। इमरान साहब, आप जवाब देंगे, इनको बात करने दीजिए, आपके पास। 15 दिन पहले उन्होंने कहा आई विल नॉट फाइट दिस जो एमएलए का इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर कहा नहीं, लेट पार्टी डिसाइड। ये क्या इनकी पॉलिसी है? जैसे आर्मी की एक पॉलिसी होती है, व्हेन इन डाउट कंफ्यूज द एनिमी। जवाब देंगे। ये करे, आतंकवाद ये फैलाए, बेरोजगारी ये फैलाए, ड्रग को सपोर्ट ये करे, कत्लो गारत ये कराए, दिल्ली के सांठगांठ एएनसी करे, और हम गद्दार। और एएनसी को भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इमरान, पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले उमर साहब ने जो डिसीजन लिया था वो उनका पर्सनल डिसीजन था, एंड देन पार्टी। एक सेकंड, देन इमरान को बात करने दो ना, अब बात करने दो ना। मैंने उमर साहब को फोर्स किया, मेरी पार्टी के तमाम लीडरों ने उमर साहब को फोर्स किया कि उमर साहब, इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला जैसे स्टेट्समैन की जरूरत है, एंड वी वांट हिज आरएसएस डजंट वांट हिज वॉइस। आपके पास आए,
ये प्रॉब्लम आरएसएस वालों के साथ है, बिकॉज दे डोंट वांट स्ट्रॉन्ग वॉइसेस इन द असेंबली, क्योंकि उनको पता है, वो सबको पता है कि कैसे वो हुआ, वो कैसे आपने इंजीनियर किया, और आज फिर से आप इंजीनियर कर रहे हैं हर किसी चीज को। वो कश्मीरी बेवकूफ नहीं बन सकता है, कश्मीरी बार बार कश्मीरी बेवकूफ नहीं बन सकता है। आर्मी एजेंट है, आज कैसे वो ईमानदार हो गया? आपने वो जवाब, आप पहले उनसे एक सेकंड आप, हाँ, शाह साहब और एजाज साहब, शाह साहब आपके पास आएंगे, एजाज जी जी आपके पास। अभी मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए बोलने का प्लीज। सबसे पहली बात अभी यहाँ के एनसी के स्पोक्स पर्सन साहब ये बोल रहे थे कि 29 साल की हुकूमत में क्या क्या अचीवमेंट्स एनसी ने की। क्या वो 29 साल की हुकूमत में जब स्टेट में रहे, धीरे, लेट मी कंप्लीट। सबसे पहली बात है, क्या वो आर्टिकल 370 और 35A के इनकी हुकूमतों ने क्या किया परमानेंट करवाने के लिए? दूसरी बात, उसके बाद 25 साल में ही भाई साहब, 25 साल में क्या किया? उसके बाद लेट मी प्रोविजन है, देखो कैसे लोगों को गुमराह इन्होंने। लेट मी कंप्लीट। उसके बाद वाइट वॉज टेम्परेरी। देखिए, जब इसमें टेम्परेरी वर्ड ऐड किया गया, उसके साथ एक स्लैब डाली गई कि हम पहले लोगों से पूछेंगे यहाँ पर, तब तक आप आर्टिकल 370 रखिए, इट्स अ टेम्परेरी प्रोविजन टिल यू आस्क पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर दे वांट टू गो। नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते ना, इनकम्प्लीट। उसके बाद इन्होंने 96 का इलेक्शन करा के यहाँ के लोगों को बहका के यहाँ एनसी को फिर से बारस में लाया। आप आपके पास आएंगे संदीप जी, आपके पास आएंगे। दे डोंट, द प्रॉब्लम ये है कि आप ज़ोहैब मीर भी जवाब देंगे। संदीप मावा ने कहा कि लोग इस वक्त इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि यहाँ अमन है, पीस है, सब कुछ है। ज़ोहैब मीर जवाब देंगे। 2014 में आपकी हुकूमत थी, 2018 तक बीजेपी के साथ आप थे। संदीप मावा कुछ जवाब। क्या जवाब दूं? पीस यहाँ पे, दिस इज अ पीस ऑफ अ ग्रेवयार्ड। आप अगर रंगो रोगन लगाएंगे, टाइलें लगाएंगे और 2 बत्तियां जला ले, 12,000 पीएसए हमने वापस लिए हैं। 12,000 पीएसए हमने आपके पास 12,000 पीएसए हमने वापस लिए हैं, और कंसिस्टेंटली हमने बात की है 370 के बारे में। हमने डंडे खाए, एनआईए, सीबीआई, सारी जितनी भी सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर टुवर्ड्स मी, आई डोंट लाइक दिस। calm down. आप आराम से बात कीजिए, आराम से, ये डिबेट है, आराम से। शाह साहब जवाब दीजिए। No, I'm not disrupting history. You are disrupting it. आप बताएं। My point is that हमने 12,000 पीएसए वापस लिए। हमने यहाँ पे पोटा खत्म किया, इखवान राज खत्म किया, हमने यहाँ पे एसटीएफ खत्म किया। आपको वो दौर याद है जब 8 बजे मम्मी बोलती थी शोंग पर्द था योखुन बनकिंच आर्मी पकान? वो किसने खत्म किया? वो मुफ्ती साहब ने खत्म किया। वो दौर मुफ्ती साहब ने खत्म किया। दैट्स अ रियलिटी ऑफ कश्मीर। मैं अगर आप में से किसी को सवाल है, सवाल जी हाँ, किसके साथ यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, बट लोगों का जो कॉमन मेन्यू है, जो लोग सफर कर रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। ये अपना सभी मीडिया के ऊपर हीरो बनने चाहते हैं। बाकी जो हमारी प्रॉब्लम, जो बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये इनकी जो बात है, इसी को मैं आगे दोहराना चाहता हूँ। ये आपस में तानाशाही कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है कि यहाँ पर जनता जो है इनसे पूछे कि भाई साहब आपका मसला क्या है। हम कश्मीर को इस वक्त इतना कंफ्यूज करके रखा है, हमें अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी हम कश्मीरियों के लिए, कौन सी पार्टी हम 370 हमें वापस लाए, कौन सा हमें तहफ़्फ़ुज़ वापस लाए। अभी हम इतना कंफ्यूजन में हैं, समझ ही नहीं आ रहा है किसको वोट करें। हम इतने कंफ्यूजन में हैं। शाह साहब जरूर जवाब देंगे, आप जरूर जवाब। तीनों ने जो सवाल किए हैं आप जवाब दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा बात की। अभी यहाँ पे ये बात करते हैं और ये अपने जो बंदे हैं ये नाम लेते हैं और किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए और नाम बोला दिल्ली वाला ये है वो है। मैं बहुत इत्मीनान और प्यार से आपका बात सुन रहा हूँ और मैं आपसे ज़्यादा चिल्ला सकता हूँ। सो जब आप बोलते हैं एएनसी ने दिल्ली में ये वो किया, डोंट यूज़ वर्ड्स विच आर नॉट ट्रू। सो दूसरी बात,
जब तक जहां से ये बात कर रहे हैं, आप आवाम के सवाल का जवाब, ऑडियंस में सवाल, आवाम के सवाल का जवाब देना है। आवाम की बात, एक मिनट मुजफ्फर साहब, एक मिनट। आवाम, संदीप जी, आवाम के लोगों ने जो सवाल किया, इमरान, लोगों के सवाल आते हैं, ये आराम से। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि एक मिनट आप इमरान आराम से, इमरान लोगों के सवाल, यार इमरान साहब आप वहाँ पे दीजिए कैमरा प्लीज। आपके सवाल, लोगों के सवाल, हाँ प्लीज एक सवाल सुनिए ना प्लीज, सवाल सुनिए, मेहरबानी करके सवाल सुनिए। आप सवाल सुनिए। डोंट शाउट। इन्होंने बात की 3 सवाल, कोई ये नहीं पूछता है कि शहर में क्या हाल है। भाई सुनिए, शहर में सबसे अहम चीज है कि भाई बिजली के मीटर का फीस देने को कोई काबिल नहीं है। हर किसी इसमें, एक मिनट, हर किसी घर में यहाँ पे 5 फैमिली रह रही हैं। हम लोग जिस तरह कश्मीरी पंडित भाइयों की आबादकारी चाहते हैं और उनके लिए 2 मरला 5 मरला हम प्लॉट्स का इंतजाम करा रहे हैं। मैं भी 1-2 कमिटीज में आपस में कश्मीरी पंडित भाइयों से बातचीत करता रहता हूं, मगर साथ ही में जो हमारी करीब 1.5 लाख फैमिलीज श्रीनगर सिटी में हैं, जो एक मकान में 4-4, 5-5 फैमिलीज हैं, जिस तरह से शहरी कश्मीर के टाइम में, मेरे वालिद के टाइम में, उसके बाद फारूक साहब के टाइम में, कुछ इनके अपने मुफ्ती साहब के टाइम में कुछ बड़ी बड़ी कॉलोनीज का इनकाद हुआ, उसी तरह से आपको इसी तरह से इनके जो ये फैमिलीज हैं, करीब 1.5 लाख फैमिलीज हैं, इनके लिए भी 4 मरला 5 मरला प्लॉट इनको रिहेबिलिटेट करके ये नए कॉलोनीज बनाए जाए। ये मामला है शहर का। सवाल है जी, हमारी बड़ी बात है कि जो हम कश्मीरी है, इस टाइम हम अपनी पहचान खो चुके हैं। ये हमारे साहिब है ऑडियंस में, इनका सवाल है कि हम कश्मीरियों ने अपनी आइडेंटिटी खोई है। ज़ुहैब, आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, शाह साहब आपकी अपनी लेगेसी है, आप सभी पॉलिटिकल पार्टी से, आप बताएं कि लोग कहते हैं कि हमने अपनी आइडेंटिटी खोई है। मुख्तसर जवाब। हमारा 5 अगस्त 2019 को हमारा दस्तार उछाला गया था और उस दस्तार को हम वापस लगा के रहेंगे। दस्तार को वापस। इमरान आप भी इसी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा मेरे भाई ने बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है। यहाँ की डिग्निटी, यहाँ का जो आइडेंटिटी है, जो हमसे इलीगली छीना गया, उसको हम उसके लिए जदोजहद करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कश्मीर के लोगों की डिग्निटी हम वापस बहाल नहीं। आपका भी वही जवाब है, ज़ुहैब ने भी यही जवाब दिया। संदीप जी, आप भी ऑडियंस के सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। रोजगार की बात होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज होनी चाहिए, क्योंकि यही सोर्स है। यहाँ एनएचपीसी को इन लोगों ने पावर बेचे, हमने तो नहीं बेचे। तो आज यही दुआ यही करे और फकीर भी यही बने। तो बात यह है साहब, हम बिल्कुल चाहते हैं यहाँ रोजगार बढ़े, यहाँ स्टार्टअप्स खुले, यहाँ अमन का माहौल रहे। ड्रग एडिक्शन जो नासूर बेरोजगारी का 70 साल इन लोगों ने लाया, उसको खत्म करे। मैं चाहता हूँ कश्मीर खुश और खुशहाल रहे और फिर से गुलिस्तान बने। कश्मीर खुश और खुशहाल रहे। काफी सारे जी देखिए, काफ़ी देर से मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ सिर्फ ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तलाशी कर रहे हैं, सिर्फ ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आम बंदे की बात कोई नहीं कर रहा है कि आम कश्मीरी क्या सफ़र कर रहा है, चाहे उसमें सिख है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारी सिखों की यहाँ पे स्लोली माइग्रेशन चल रही है, लेकिन मुझे अफसोस है ये पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कश्मीरियों का किसी को दर्द नहीं है कि कश्मीरी नौजवान कहाँ जा रहा है। ड्रग्स में वो इतना मुख्तलिफ हो गया है, जॉब्स नहीं है उनको, और सिर्फ मैनिफेस्टो में बात रखने से काम नहीं चलता है। पुरानी पार्टीज एनसी थी, उसके बाद कांग्रेस आई, पीडीपी आई, क्या किया उन्होंने?
क्या ठीक है डेवलपमेंट हुई, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, एलजी साहब को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आप इंटीरियर्स में जाके देखिए, जहाँ पे अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर पे मेरा घर है, टैंकर्स आते हैं पानी के, रोड बिल्कुल खराब है, लोगों को वो चीजें चाहिए। यानी लोग बुनियादी जो मसाइल है उनसे परेशान है। आप देखिए सिंपली 2024 के इलेक्शन एक वाटरशेड है, एक चेंज चाहते हैं यहाँ के लोग, जो कि रिवायती पार्टियों ने अभी तक 70 साल से अमूमी तौर और पिछले 35 साल से अपनी पावर कॉरिडोर्स में रहने के लिए यहाँ के नौजवानों के खून पे पॉलिटिक्स खेला है, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कोalition गवर्नमेंट हो, या चाहे वो कांग्रेस हो। और जो बची कुची कसर रखी थी वो 5 अगस्त 2019 ने बीजेपी ने खत्म की। आखिरी हमारे पास we want the complete honorable rehabilitation of Kashmiri Pandits and the protection of I can say जो minorities है, चाहे वो हमारे सिख भाई हो, चाहे वो हमारे शिया भाई हो, चाहे वो हमारे बौद्ध भाई हो, and we need Jammu Kashmir to be one as it was before 4th of August 2019। चलिए प्रोग्राम के आखिर पर सवाल सब में इन सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इधर है, जो भी इक़्तिदार में आए, क्या कश्मीरी अवाम ये चाहे कि हमारा 370 वापस आए, चाहे वो बीजेपी हो, एनसी हो या कोई भी पार्टी हो? क्या ये आश्वासन हमारे को दे सकते हैं कि हाँ जो भी आगे आ जाएगा हम 370 को वापस ले आएंगे? हमारे पास प्रोग्राम के कुछ मिनट्स हमारे पास बचे हैं। मैं 40 सेकंड्स में सब अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जवाब लेना चाहता हूं। जो हमारे एक दोस्त ने सवाल किया है, सबसे पहले ज़ुहैब आप 40 सेकंड में जवाब दीजिए। जब तक हमारी जान है तब तक 370 की लड़ाई चालू रहेगी, ये नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने यहाँ से मेरे सिख भाई ने बिल्कुल सही बोला कि हम कश्मीरी पंडित के बारे में काफ़ी बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें हमें वापस नहीं लाना है, बट एट द सेम टाइम कश्मीर में एक सिख पॉपुलेशन भी है, उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और फाइनली सिखों की बात करें, बीजेपी को और पूरे मुल्क को अब ये मानना पड़ेगा कि अगर कश्मीरी है तो उसे पाकिस्तानी ना बोले, और अगर सिख है उसे खालिस्तानी ना बोले। सरदार जी आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन शुरू होने वाला है, उम्मीदें क्या है? 10-40 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए जी, मैं एज ए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मैंने जैसे कि आपको पहले कह चुका हूं कि हमें इस इलेक्शन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हमें जिससे भी बात करनी है, हमें अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। हमारा आम आदमी किसके पास जाएगा? उसने अपने, क्योंकि वो बहुत परेशान है, पिछले काफ़ी सालों से परेशान है, ये में सिर्फ 10 साल की ने काफ़ी, हाँ काफ़ी सारी उम्मीद है आपकी। शाह साहब आपने भी ऑडियंस के सवाल सुने, आपका भी 40 सेकंड में जवाब क्या है? मैं उनसे इतना ही कहूँगा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आप सबको पता है कि मैं डट के खड़ा हूँ अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने में, मैं हिला नहीं हूँ वहाँ से, और वो केस हमने हारा नहीं है, वो केस कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती, कोई नहीं हिला सकता। ये शाह साहब का जवाब है, आपका 40 सेकंड में रिप्लाई दीजिए। बस 2024 के जो इलेक्शन है वो चेंज का इलेक्शन है, वो कश्मीरी कौम और जम्मू के कौम का अपने मुस्तकबिल को चेंज करने का एक सुनहरा मौका है। अगर अब भी जम्मू कश्मीर के कौम उन कैंडिडेट्स को, सही कैंडिडेट को वोट नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि दास्तान नहीं रहेगी दास्तानों में। उमर साहब, इलेक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस, 40 सेकंड। वोटर्स को चूज कर जनाब, वो तो मामला वोटर्स का है और पॉलिटिकल पार्टीज का, बट एज अ स्टेक होल्डर मैं उम्मीद ही कह रहा हूँ, उम्मीदें हमारी बहुत है, हमारी उम्मीद ये है कि यहाँ पे जो तिजारत है, सनत है, फूले फले, हम और लोग जो हमारे नौजवान कॉलेजों से निकल रहे हैं उनके लिए एवेन्यूज़ हो, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो वो बढ़े। 40 सेकंड में देखिए, ये वाटरलू मोमेंट है इलेक्शंस। मैं चाहता हूँ जिस कश्मीरी को 70 साल गुमराह किया गया, अब उसको इस गुमराही के माहौल से हटा के उसको मेन स्ट्रीम में फिर से जो उसकी अजीम शान है वो वापस लाए, और कश्मीर को फिर से गुलिस्तान, कारोबार का गुलिस्तान, अमन का गुलिस्तान, जो रोजगार का गुलिस्तान, ये सियासत छोड़ के कश्मीरी को अमन की चैन दे। सईद साहब 40 सेकंड में मेरी बात वही रहेगी जो शाह साहब की है, और मेरी बात ये रहेगी, कश्मीर तब तक नामुमकिन इनकम्प्लीट है जब तक मुसलमान, सिख, हिंदू एक साथ ना हो, इनके बगैर हम इनकम्प्लीट है। इमरान साहब, आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, आप भी बताइए। देखिए, जो इन भाई ने जो सवाल पूछा कि क्या इनको कोई आश्वासन, गारंटी,
गारंटी दे सकता है। मैं इनको एक बात बोलूँगा कि आपको भरोसा करना है इस टाइम पे, क्योंकि ये भरोसे का सिस्टम है। आप इस टाइम पे बॉल आपके कोर्ट में है, हमने अपना मंशूर आपके सामने रखा है और हम कमिटेड है आपके राइट्स के लिए लड़ने के लिए, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित हो। और ख़ासकर मैं कश्मीरी पंडित की बात इसलिए करूंगा क्योंकि जो वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरे कंट्री में कश्मीरी पंडित्स को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया गया, ओनली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर स्कीम में 3,500 कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पर जॉब फराहम की थी। और आज के मंशूर में जो आज का इलेक्शन है, हम लोगों से यही इस्तदा करेंगे कि उनको इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका देना चाहिए। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद तंजीम है जो यहाँ से छीना गया उसकी जो वापस लाने की कर सकता है। लास्ट में जो इन्होंने सवाल पूछा था, दफ़ा 370 के ऊपर जितनी भी पॉलिटिकल नेटिव पार्टीज़ है यहाँ पे एक्सेप्ट बीजेपी, वो पुरज़म है मेरे हिसाब से दफ़ा 370 को लाने के लिए। लेकिन रोज़े तभी रखे जाते हैं जब रमज़ान हो, तो रमज़ान आने दीजिए तब रोज़े ये रखेंगे। बिलाल साहब, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं इन सब के लिए एक बात कहता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। अब आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा किसमें कितना जोर है। लेकिन एक चीज़ है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में बेशर्मी की हद है, इन्होंने कोई बात नहीं की, इनके लिए ये बेशर्मी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन भी मेहमानों ने आज तशरीफ़ लाया। अपने ऑडियंस में जो भी लोग हैं, आप यहाँ पे हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है ओपन टॉक और बहस और मुबाहिसा हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात पर। इलेक्शंस एंड पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, लोगों की तवक्कात, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। गुलिस्तान टीवी की टीम के साथ श्रीनगर से इमरान नायकू, अल्लाह हाफिज़।